अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। ईद के बाद जो हफ्ता गुजरा है उसमें बहुत कुछ हुआ है। सबसे पहले और सबसे परेशान कौन और कुछ हद तक खौफनाक हमने देखा है कि कोविड-19 या कोरोना वायरस के केसेस में होशरुबा इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों में ही हम देख लें 3000 के करीब केसेस हैं, उनकी तशख़ीस हुई है। इसके अलावा 88 अमवात पेश आई हैं। ये मुसलसल 3 दिन से रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। और कल कौमी राब्ता कमेटी का इजलास भी होगा, आज होना था लेकिन कल हो रहा है और अहम फैसले मुतवक्को हैं। और जो कुछ इतलात जो सामने आ रही हैं, कुछ मजीद शोबों को खोलने की बात भी हो सकती है। मैरिज हॉल्स की भी बात हुई है। इसके अलावा हमने देखा कि चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है। गुज़िश्ता 3-4 दिन में उस पर बहुत सारी सियासत हुई है। लफ्जी जंग हमने देखी है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज और तहरीक इंसाफ के दरमियान। और इसके अलावा हम कुछ बात करेंगे कि एक ऐसा वाक़या जो कई साल पहले गुजरा था, यानी कि एटमी बम धमाकों के हवाले से उस पर भी बहुत सियासत खेली गई है। शेख रशीद साहब तो कहते हैं कि क्रेडिट उनको जाना चाहिए, गौहर अयूब को जाना चाहिए, राजा ज़फ़रुल हक को जाना चाहिए। नवाज शरीफ तो एटमी धमाके करने नहीं जा रहे थे। तो ये सब मामलात हैं। अपने पैनल से बात करेंगे, उनका तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में इरशाद भट्टी साहब, इसके अलावा सना बुच्चा साहिबा मुल्तान में हैं, मुशर्रफ जैदी साहब और इफ्तिखार अहमद। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल कौमी राब्ता कमेटी का इजलास आज होना था लेकिन कल हो रहा है। कुछ ऐसे इतलात आ रही हैं, कुछ मजीद शोबों को खोलने की बात हो रही है। इससे पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि जब मजीद केसेस होंगे, जब ज़्यादा केसेस बढ़ जाएंगे और परेशान कुन सूरत हाल होगी तो हो सकता है कुछ लॉकडाउन में सख्ती हो। क्या कहा था सुनाती हूँ। फिर से लॉकडाउन करना पड़े, डॉक्टर जफर मिर्जा भी कह चुके हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि लॉकडाउन में कहीं सख्ती आने वाली है क्योंकि एवरीबडी सीम्स टू बी अगेंस्ट इट नाउ। इरशाद भट्टी साहब, देखिए, अब तो ये मेरा ख्याल है अब इससे हम आगे गुजर गए। अच्छा, अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब कोई फ़ायदा नहीं। ये जो 5-7 दिनों में जो ईद के दिनों में स्पेशली जो कोरोना फैल गया है, अब सिर्फ उनको ही करो, अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, लेकिन अब उनको ही मुझे लगता है कि कोरोना नहीं होगा जिनका टेस्ट नहीं हुआ। और मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा 50 से ज़्यादा, हम टॉप 10 में तो वैसे भी आ गए हैं, ऑफिशियली भी अल्हम्दुलिल्लाह हम टॉप 10 में आ गए। और कोरोना घर घर नाच रहा है। आपने देखा होगा राजा बाज़ार देखा होगा, आपने देखा होगा इस्लामाबाद की सड़कें देखी होंगी, आपने लाहौर की सड़कें देखी होंगी, आपने कराची देखा होगा, आपने कोयटा देखा होगा, आपने लाहौर की नहर देखी होगी जहाँ वो कोरोना को होते दे रहे थे कौम हमारी, और वो देखी होगी। तो ये क्या है, ये हुकूमत की रिट कहीं नहीं थी, हुकूमत कहीं मौजूद नहीं थी। मैं कभी भी मुकम्मल लॉकडाउन कर्फ्यू के हक में नहीं था, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन SOPs जो बनाए गए थे वो सारा अब उन्होंने चला दिया। अब तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो स्कूल अभी तक बंद हैं, हालांकि मुतालबात बहुत है, लेकिन साथ साथ और मैं हैरान हूँ कि 9 से 5 बजे तक क्या कोरोना 5 के बाद घर से निकलता है लोगों के लिए। और हैरान हूँ कि स्कूल क्यों बंद है। क्या जो हम लोग हैं, जो बाहर हैं, जो हम लोग बाहर फिर रहे हैं, ये अपने घर बच्चों के लिए नहीं लाया करेंगे कोरोना। ये हम बाहर ही छोड़ के उसको बच्चों के लिए आ जाएंगे। तो अजीबो गरीब सी चीज़ है। अब तो खोल देना चाहिए। आपने कर तो आपने यही जो इत्तलात अभी तक आ रही हैं कि मजीद शोबों को खोल रहे हैं। एक तरफ कोरोना नाच रहा है, दूसरी तरफ 64 जिलों में टिड्डी दिल जो है उसने तबाही मचा दी है, तीसरी तरफ मईशत कोई नहीं। और हाल ये, आखिरी जुमले दो, हाल ये है कि इस सिचुएशन का कि आपने कराची में डॉक्टर ज़ुबैर फुरकान देख लिया होगा, कोयटा में डॉक्टर ज़ुबैर देख लिया होगा, जिसकी बेवा जो कल वो कह रही थी कि किस तरह वो डॉक्टर हैं, एम्बुलेंस और डॉक्टर का इंतज़ार करते रहे। म्यू अस्पताल में वो बंदा देख लिया होगा जिसको उन्होंने रस्सियों से बांधा हुआ था। और इस्लामाबाद में हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर अजहर कियानी, हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, मेजर जनरल अजहर कियानी रिटायर, जो 3-4 वज़ीर आज़मों के साथ फिजिशियन भी रहे, AFI से में RIC उन्होंने बनाया, ये रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। उनके एक दोस्त ने को एक बेड चाहिए था इस्लामाबाद पिंडी में। वो 3.25 घंटे टेलीफोन लेके बैठे रहे, एक बेड नहीं मिला, एक बेड। पिम्स में तो मुझे ये मालूम है कि पिम्स अब दूसरे अस्पताल में भेज रहा है। सिर्फ पिम्स की बात मैं कर रही हूं। पिम्स नहीं, रावलपिंडी बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल, होली फैमिली, उसमें पोली क्लिनिक, उसमें पिम्स, उसमें दारुल हुकूमत और रावलपिंडी में एक बेड नहीं है। ये आवाम जो नहरों में घोते दिलवा रही थी और जो राजा बाजार में कोरोना को हबस से मार रही थी और जो शॉपिंग पे कपड़े इस तरह खरीदने चले गए थे जैसे पत्ते बांधे हुए थे इन्होंने उससे पहले जी। एक बेड नहीं मिला, एक बेड। और दूसरी बात, जो सबसे बुरी बात है वो ये है कि कोई हेल्पलाइन नहीं है। लिहाजा मरने के लिए अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो, मगर अब वक्त अब गुजर गया है। अब कुव्वत मदाफ्त बढ़ाएं,
अब वो अपनी चीज़ें बेहतर करें, अब अपने लिए एहतियात कर सकते हैं करें, बाकी सारा कुछ ख़त्म हो गया है कि अब कल सलामती, यानी कि कौमी कल कल सलामती का जो कौंसिल कल मेरी फैसले कल जो भी होंगे इससे बैठेगी, कोई कल फर्क नहीं पड़ता, वो आपका ये कहना फैसले है। अब अपने लिए कर सकते हैं कि हमने कॉफ़ी पीनी है, चाय पीनी है, क्या करना है, वो मेहरबानी करें अपने लिए करें। ये बात आगे निकल गई है। बात आगे निकल गई है। सना बुच्चा साहिबा, डॉक्टर जफर मिर्जा तो यही कह रहे हैं कि अब मास्क जो है उसका पहनना लाजमी होगा। जब एनसीओसी की मीटिंग हुई थी, इजलास हुआ था, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कोई पेनल्टी नहीं होगी, सज़ा नहीं होगी, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। साथ साथ इस्लामाबाद में तो फिलहाल इस पर फ़ाइन भी लगा है। लेकिन ये भी कह रहे हैं डॉक्टर जफर मिर्ज़ा कि 25% जो हमारी सहूलियात है, सेहत की सहूलियात है, वो भी इस्तेमाल में है। परेशानी की बात है लेकिन नहीं भी है। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता अंबर कि ये एनसीओसी कर क्या रही है। पहले असद उमर साहब को हमने डॉलर संभालने के लिए दिया तो डॉलर हाथ से निकल गया, फिर कोरोना इनको संभालने के लिए दिया तो कोरोना इनके हाथ से निकल गया, और इस वक्त एक बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट में हमारा स्टेट है। ये स्टेट ये हाल है कि अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो तो कोलैप्स कर ही गया है। आप क्या बात करेंगी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, आप किसी भी रेगुलर हॉस्पिटल में चली जाएं, सिविल अस्पताल चली जाएं, आप देख लें कि हालात क्या हैं। अब मुझे ये बता दें कि हमें तो चलिए हुक्म है जी, ताकीद की है हमारे वज़ीर आज़म ने कि घबराना नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर्स जिनकी अमवात हुई हैं, जो हमने पिछले दिनों में बढ़ती हुई अमवात देखी हैं, वो अगर वो मुझे एनडीएमए के चीफ बता दें कि क्या अब वो घबरा रहे हैं जो पीपीईज उन्होंने अमेरिका को भेजे थे। दूसरी तरफ ये मैं आपको बता दूं, एक होता है ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है, एक है जो एनडीएमए कह रही है और एक है जो आपकी हुकूमत का मौक़िफ़ है। तो हुकूमत आपकी कह रही है जी 142 हमारे पास 112 वेंट हैं, एनडीएमए कह रही है 142 हैं, और हमारी ऑन ग्राउंड इस वक्त सिर्फ 42 वेंट्स हैं। तो ये तो कंफ्यूज्ड हाल है इस मुल्क का। 6 लाख से ज़्यादा केसेस ग्लोबली हैं, 3 लाख से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, यहाँ 1500 से ज़ायद जा रही हैं। मतलब यहाँ पर किसी को पता ही नहीं है। और अब वो कह रहे हैं मास्क अब ये पेनल्टी लगा देना। अब ये होर्डिंग को नहीं हवा दे रहे, अब ये होर्डर्स जाके होर्ड नहीं कर लेंगे। अब आप मुझे बताएं कीमतें नहीं बढ़ जाएंगी मास्क की, मैं जाके 100 मास्क 1000 मास्क नहीं खरीद लूँगी। मतलब ये बहुत सारे लोगों, क्या इसकी इन्होंने देखी है कि किस तरह से जिस इंसान को ज़रूरत है उस मास्क की, क्या उस तक ये मास्क पहुँचेगा? क्या जिस पे पेनल्टी लगाने का ये सोच रहे हैं, जो अपनी जान जोखिम में डाल के आएगा सड़क पे, उसके पास मास्क होगा या नहीं? मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पर आप देख लीजिए जो ट्रम्प साहब मिनियापोलिस में कर रहे हैं, फरोग दे रहे हैं, वो जिस तरह हवा दे रहे हैं वहाँ पर, जिस तरह से आप देख रही हैं अमवात हो रही हैं। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि हमारे खान साहब भी यही कर रहे हैं। और सूबों में हो क्या रहा है आप देख लें, पहले इमरान इस्माइल साहब बात करते थे, फैसल वावड़ा साहब बात करते थे, अब एक जी वॉर चल रही है ट्विटर पे, फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं, वहाँ से सईद गनी साहब बात कर रहे हैं, बार बार बात हो रही है जी गवर्नर राज करेंगे ना। देखिए सना बुच्चा साहिबा, बात करने का तो हक है ना, सियासतदान है, उनकी एक ऑडियंस है, उनके वोटर, उनके फॉलोअर है, नाक़िद भी होते हैं जी। लेकिन जिंदगी की ये कराची के लोगों के साथ तो ना खेलें, सिंध के लोगों के साथ तो ना खेलें। सिंध तो आपकी मईशत है ना, ये तो आप मानती हैं। आप मुझे बताएं, ये इस तरह से जो अटैकिंग हो रही है, जो एक सोची समझी इस तरह से साजिश की तौर पर ये चीज़ें नजर आ रही हैं, ये गवर्नर राज की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, ये एक बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक मूव होगी। खान साहब को वैसे मेरा ख्याल है पता होगा, लेकिन मैंने कहा फिर भी बता दूँ। हाँ, ठीक है, आपने हमें आगाह कर दिया कि ये बिल्कुल गैर जमहूरी जो है कदम होगा। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, इस वक्त जो बात हो रही है SOPs पर, जाहिर है उस पर अमल दरामद करने पर भी बहुत ज़्यादा इम्फसिस हो रहा है, इसलिए क्योंकि हुकूमत जो है फ़िलहाल तो अब जैसे हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं, लॉकडाउन कहती है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ अब जैसे मिसाल के तौर पर जो तर्जुमान है हुकूमत सिंध के आज मुर्तज़ा वहाब साहब ने, उन्होंने भी आज उन अफवाहों की तरदीद की थी कि सख्त लॉकडाउन होने वाला है। तो यानी कि हुकूमत सिंध भी अब लाइन पे आ चुकी है। साथ साथ क्या कहते रहे वो भी आपको सुनवाती हूँ। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, ये तो जो सूबाई तर्जुमान है वो बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान 7 मई को आखिरी उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग दी थी। अर्तुगरुल ड्रामा जो है लोग बहुत शौक से देख रहे हैं और लाखों की तादाद में PTV भी देख रहे हैं, लेकिन जब वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि आप SOPs को पर अमल दरामद करें तो वो फॉलो नहीं करते। मेरा ख्याल है कि जितनी मेहनत, मेरा ख्याल है ये अर्तुगरुल वाला टॉपिक तो थोड़ा पुराना भी हो गया है। अंबर ज़्यादा जो एम्फसिस मेरा ख्याल है अब होना चाहिए, एक डिफीटिस्ट एटीट्यूड तो मेरा ख्याल है किसी भी सूरत जो है वो जायज़ नहीं है। ये ज़रूर है कि जो लोग जो है कह रहे थे कि प्लीज़ इस लॉकडाउन को इतनी जल्दी रिलैक्स मत कीजिए, और जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है अवाम को, यानी कि ख़ास तौर पे उस अवाम को जिसके
के बारे में बात बहुत की गई है, लेकिन जिसके लिए काम जो है वो शुरू में करके उसके बाद एक तरह से बुला दिया गया है। याद रखिए बहुत अच्छा एक कदम था हुकूमत का जब उसने एहसास कैश प्रोग्राम के ज़रिए 12,000 रुपए का नकद जो है कैश डिसबर्समेंट किया था फॉर 12 मिलियन हाउस होल्ड्स। अब उस बात को हुए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। तो जो डिबेट इस वक्त होनी चाहिए वो ये कि उन घरानों में तो अभी कोई यानी कि नौकरियां तो अभी फिर से बहाल नहीं हुई। अब कोरोना का अगर भट्टी साहब ने भी फरमाया, सना बीबी ने भी फरमाया और अब ये हुकूमत के बड़े-बड़े ओहदेदारान भी जो है ये मान रहे हैं कि अब कोरोना फैल चुका है, अब इसको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। चलें, मान लिया। तो अब जो एम्फेसिस होना चाहिए वो किस चीज़ पे होना चाहिए? क्या एम्फेसिस होना चाहिए कि हम ये रोना रोएं कि कोरोना आ गया या ये देखा जाए कि आगे क्या-क्या करना है? 2 अहम जो बहुत बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें हैं वो ये कि जो गरीब अवाम है उसके लिए जो तहफ़्फ़ुज़ात या जो तदाबीर मुनक्कद की गई थी उनको रिविजिट किया जाए और देखा जाए कि अगर एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के थ्रू एक दफ़ा हो सकता है तो अगला ट्रांच कब होगा, उसकी क्या कीमत होगी, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, एक। और दूसरा हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम बाय द टाइम ये पीक आएगी और फिर पीक जाएगी, हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो चुका होगा। ऑलरेडी कम से कम 4 वाकयात हो चुके हैं, बड़े अस्पतालों पे हल्ला बोल दिया गया है। ये अभी सिर्फ 4 है, ये 40 पे भी पहुंचेगा और 400 तक भी पहुंच सकता है अगर हुकूमतों ने चाहे सूबाई हो या वफाकी हो, अगर उन्होंने हिफाजती तदाबीर और एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन पर जोर ना दिया। तो जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको हम रिकवर कैसे करेंगे इस पैंडेमिक के बाद, ये 2 एरियाज ऑफ फोकस होने चाहिए बजाय इसके कि उसी डिबेट में जिस डिबेट ने पूरा मामला खराब किया पिछले 1.5 महीने उसी में हम लगे रहे कि जी वजीर आजम ने ये किया और पीपीपी ने ये कर दिया और मुर्तजा ने ये कहा और तैमूर ने वो कहा। दिस इज नॉट हेल्पिंग पाकिस्तान। लेकिन मुशर्रफ इस वक्त आप क्या समझते हैं कि जो 12,000 रुपए थे वो 4 माह के लिए थे, वो जो किस्तें थी उसकी एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम की, तो अभी 4 माह तो गुजरे नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो 3 माह गुजर चुके हैं यही वक्त था कि जो हमारा जो सेहत का निज़ाम है उसको मजबूत करना था और बार बार हमें फिगर्स दिए जाते हैं कि इतने वेंटिलेटर्स आ गए हैं, इतनी पीपीईज आ गई हैं, इतने ज़्यादा हमने बेड्स अलग कर दिए हैं कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए, हम मामलात संभाल लेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक वजाहत कर दूं कि ये 12,000 रुपए का फिगर जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। जो आपकी इनकम स्ट्रेटा है उसको 5 में डिवाइड किया जाता है, उसको क्विंटाइल कहते हैं। 20%, 20%, 20%, 20% और 20%, यानी कि जो बॉटम 20% और जो सेकंड टू लास्ट 20%, ये जो निचला 40% तबका है पाकिस्तान का आमदनी के लिहाज से, उनका माहाना खर्चा खाने पीने की अशिया पे जो बेसिक नेसेसिटीज का जो उनका बजट है वो औसतन तकरीबन 15,000 रुपए बनता है। ये जो 12,000 रुपए की जो फैसिलिटी थी इसका मकसद ये था कि 1 महीने का राशन, ताकि वो जो जॉब लॉसेस हैं, जो इनकम लॉसेस हैं, जो डेली वेजेस हैं, उनके ऊपर जो गुजरनी थी उसको मिटिगेट करना जो है मकसद था। चलें, हम कहते हैं गरीब मुल्क है, हर महीने तो नहीं कर सकता, 1 महीना 2 महीने, लेकिन अब उसको भी 2 महीने गुजर चुके हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि इस पे मैं समझता हूं हम सबका ये फर्ज है कि हुकूमत पे उन चीजों पे प्रेशर डाला जाए जो हुकूमत करके दिखा चुकी है कि उसको आता है ये काम करना और कर सकती है। ये रिवर्स में तो हम नहीं जा सकते। वो निजाम इन प्लेस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं इफ्तिखार साहब की जानिब जाना चाहती हूँ। इफ्तिखार साहब, इरशाद भट्टी साहब और सना बुच्चा साहिबा कह रहे हैं बेकाबू हो गए मामला, अब एवरीबडी ऑन देयर ओन नाउ। मुशर्रफ कहते हैं कि आगे की सोचो, अभी भी वक्त है, हम गरीब जो तबका है उसकी मदद करने में हम दबाव डाल सकते हैं हुकूमत पर और सेहत का निज़ाम बेहतर कर सकते हैं। आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक तो गरीब आवाम की बात की गई, कि सब कुछ जो कुछ भी आज हम फेस कर रहे हैं उस गरीब आवाम के नाम पर जो पॉलिसी बनाई गई, जो उनको एक्सप्लॉइट किया गया, जो गैलरीज के साथ खेला गया, उसके नतीजे में आज हम यहाँ पे खड़े हैं। जब ये कहा गया कि ये काम करें तो कहा गया कि उस दिहाड़ीदार का क्या करना है, और आज तक उस दिहाड़ीदार के बारे में ना तो इनके पास कोई डाटा है और ना ही इस अरसे में इन्होंने कोई डाटा कलेक्ट किया है कि अगर ये कल भी उस दिहाड़ीदार की मदद करना चाहें तो नहीं कर सकेंगे। अब आइए एहसास प्रोग्राम की तरफ।
एहसास प्रोग्राम में जिस तरीके से एसओपी की वायलेशन हुई, सोशल डिस्टेंसिंग की, वो एक सबूत था कि गवर्नेंस नाम की कोई चीज पाकिस्तान में किसी जगह पे सिरे से मौजूद नहीं है। और उसके बाद लोगों का तमाम जो पंजाबी में हम कहते हैं झाका था, वो खत्म हो गया और लोगों ने कहा ठीक है, कुछ भी नहीं होता। और अब तो लोग मानते भी नहीं है कि कोरोना को बीमारी है। लोग कहते हैं कोरोना कोई चीज ही नहीं है। ये सब एक गलत बात है और वहम है। मस्जिदों में लोगों को समझाया गया कि तुम लाइनों में खड़े मत हो, इस तरीके से उन्होंने कहा हम मस्जिदों से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने एक पुलिस वाली को मारा, उसको जख्मी कर दिया, हमने कंप्रोमाइज कर लिया। किसने किया कंप्रोमाइज? रियासत ने किया और रियासती इदारों ने किया। और आज इमरान खान साहब ने कहा कि अगर ईद के बाद अगर सूरत बढ़ गई तो खराब होगी तो हम ये करेंगे। आई इनवाइट इमरान खान, लाहौर को फौरी तौर पे रेंजर के हवाले करके कर्फ्यू लगा दो। लाहौर को कर्फ्यू के हवाले करने से कम हम 70-80 हज़ार अमवात को बचा सकते। अच्छा, यानी कि इफ्तिखार साहब आप कह रहे हैं कि लाहौर में कम से कम, हालांकि कराची में भी बहुत ज्यादा केसेस है, लाहौर में आप क्योंकि लाहौर में मौजूद हैं, कर्फ्यू नाफिज होना चाहिए। एक सेकंड अंबर, एक सेकंड अंबर, जहाँ पे अमवात ज्यादा हो रही हैं वही हम करेंगे ना लॉकडाउन, और हम देखेंगे किस रेशो में हो रही है। आप कराची को भी कर लें, लेकिन जब कराची को आप लॉकडाउन करेंगे तो फिर जो खदशे का इजहार करती है सना, वो बिल्कुल सही है कि इसी की आड़ में आपके गवर्नर राजभवन में न लगा दें। मैं लाहौर को इसलिए कह रहा हूँ कि लाहौर में इसे पैथेटिक ना हो। डॉक्टर्स मर रहे हैं, नर्सेज मर रही हैं, लोग मर रहे हैं, और डॉक्टर्स कह रहे हैं हमारे पास लोगों सकत आ रहे हैं जब लास्ट मोमेंट में आ रहे हैं। लोग लवाकिन कह रहे हैं कि डॉक्टर कोई टीका लगा के मार रहे हैं। फॉर गॉड सेक, ये क्या होने वो वाला है? कि बिल्कुल ये ठीक है हमारे ठीक है, मैं आपको यहाँ रोकती हूँ इफ्तिखार साहब, मैं आपको रोकती हूँ। इरशाद साहब, आपने सुना कर्फ्यू, इफ्तिखार साहब तो मुतालबा करें कर्फ्यू लाहौर में नाफिज करना चाहिए। मुशर्रफ कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, बहुत कुछ कर सकते हैं, हुकूमत पर दबाव डाल सकते हैं, हालात बिल्कुल बेकाबू नहीं है। नहीं, देखिए, जो मुशर्रफ ज़ैदी बात कर रहे हैं, बात इसमें कोई शक नहीं कि हमारी आधी कौम दिहाड़ीदार है, आधी रोज़ कमाती है, रोज़ खाती है। 6 करोड़ से ज़्यादा लोग एक कमरे में 10-10 बंदे रहते हैं। हमारे यहाँ कभी भी ये कल्चर नहीं है, ये सोशल डिस्टेंस का, और ये जो हम ज़हनी तौर पे, हम मुआशरती तौर पर बेहतियाते लोग हैं। दूसरी बात यह है कि जो कौम समझती हो कि इसराइल और अमेरिका की साजिश है, जो कौम समझती हो कि हाथ मिलाने से कोरोना नहीं फैलता, बाजमात नमाज से कोरोना नहीं फैलता। तीसरी बात यह है कि मस्जिदों उलमा अपना मनवा गए, ताजर अपनी मनवा गए, बाकी ट्रांसपोर्टर अपनी मनवा गए, और बाकी सब अपनी मनवा गए। मेरा और मैं कर्फ्यू भी हाल नहीं देखे। अब कर्फ्यू से आगे आ गई। अब बात सिर्फ ये थी, मैं सिर्फ एक बात पे रोकता हूँ कि जो SOPs हुकूमत ने बहुत अच्छा किया। हम हुकूमत के जो साथ देखें ना, 18वीं तरमीम के बाद मुराद अली शाह ने जो काम किया, बहुत अच्छा काम किया। जो KPK ने किया, अच्छा किया। जो उसने किया, अच्छा किया। जो उसने किया, उसका रिजल्ट, अब रिजल्ट से देखेंगे करेंगे क्या। कराची में एक दिन भी अमलन लॉकडाउन नहीं हुआ, एक दिन भी। लाहौर में एक दिन भी अमलन लॉकडाउन नहीं हुआ। इमरान खान 24 किलोमीटर का इस्लामाबाद का वजीर आजम है, सिर्फ 24 किलोमीटर का। बाकी तो 18वीं तरमीम के बाद सारे अपने सूबे खुद मुख्तार। तो मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। इस्लामाबाद में जो इमरान खान ने SOPs बनाए थे, हमने एक दिन भी उस पर नहीं किया, उस पर अमल नहीं हुआ। तो अगर मैं अमल नहीं कर रहा उस पर, तो मुझे क्या सजा मिली? ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। बात ये लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान और जो काबीना, उनका बार बार ये कहना है कि हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, हम वो वाली कौम नहीं है, हम वो वाली हुक्मरान नहीं है जो पुलिस पर गिरफ्तारी करेंगे, जो फ़ाइन लगाएंगे। देखें जी, आपने दो चीज़, आपने मुझे लगा कि आपने शुरू में बात ये की कि आपने कहा कि जो कोरोना से मर जाएगा, वो तो अल्लाह पे, आपकी तरफ आती हूँ, अमेरिका, यूरोप, सारे जगह मर रहे हैं, ठीक है, हम पे आना ही नहीं है। कोई भूख से ना मरे, बेरोजगारी से ना मरे, वो हुकूमत पे आएगा कि वो भूख से मर गया, वो फलान जगह। मान लिया भाई, आपने भूख से बचाया, लेकिन कोई आप मुझे बताएं कि जो भूख से नहीं मरेगा वो कोरोना से मर गया, तो फिर ठीक है। कुछ SOPs थे जो आपको करने चाहिए थे, कुछ बिजनेस थे जो आपको करना चाहिए। स्मार्ट लॉकडाउन पे आपको आना चाहिए था। अब बात यह है कि अब आप अगर करेंगे, अब बात आगे निकल गई। अब कितने लोगों को लग गया पिछले 7 दिनों में? 14 अप्रैल जब जरा नरमी आई थी लॉकडाउन पे, उस वक्त केसेस थे 6000।
अब हो गए हैं 70,000। यानी कि जो अमवात है उसमें 15 गुना इजाफा हुआ है, जो केसेस हैं उसमें 12 गुना इजाफा हुआ है। 26 फरवरी को पहला केस और अब 31 मई को 70,000। तो ये तो हालात है। सिर्फ यूरोप में पहले 27 दिन में लाख में फैला, फिर 11 दिन में 2 लाख में हुआ, फिर 4 दिन में 3 लाख में हुआ, फिर 4 घंटे में 4 लाख में हो गया। वजह ये थी। और आज मैं देख रहा था 92% लोकल कोरोना एक दूसरे से डॉक्टर जफर मिर्जा ने बताया था। मैं चाहती हूँ मुशर्रफ आपकी तरफ वापस आना, क्योंकि अपना राय देना चाह रहे थे इस पर। नहीं, मुझे वो बड़ा प्यारा लगा। भट्टी साहब जब भी बात करते हैं मुझे बड़ा मजा आता है। सबसे मेरे फेवरेट जो एनालिस्ट है ना टेलीविजन पे, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से दो चीजों की जो है बड़ी अच्छी वकालत की। एक ये कि 18वीं तरमीम बहुत खराब है, और दूसरा ये कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसके लिए डंडा चाहिए। तो आगे ये बात किस सिमत में जा रही है वो तो मतलब उससे डर ही लगता है मुझे। मुशर्रफ, इफ आई मे ऐड, मैंने क्या, वो आप फॉरवर्ड थिंकिंग की बात कर रहे थे ना, जो कोविड-19 की मद में पैसे जमा हुए थे, वो टेलीथॉन हुए थे, वो लोगों से कहा गया था, इस्तफसार किया गया था पैसे दें, वो बता दें वो पैसे कहाँ गए? वो तो हमने अपनी डेट सर्विसिंग में नहीं दे दिए, वो तो कोविड-19 के लिए जो पैसे जमा किए थे वो तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो फॉरवर्ड थिंकिंग नहीं, उस पे वजाहत है सना साहिबा, उस पे वजाहत की गई है। वो जो लोग जिनकी मुलाजमत है वो खो गए हैं, खो बैठे हैं, उनके लिए वो पैसे थे, इस्तेमाल होने थे। पहले वो फिगर, मतलब ये कैसे यकीन दहानी होगी कि कितने लोगों की जॉब्स, अभी तक कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स इनके पास है ही नहीं। मतलब मुझे अच्छा, आई डोंट नो, ठीक है, आई कुड बी रॉन्ग। चले, ठीक है। अब हम अगले मौजू पे जाते हैं। कल जो कौमी राब्ता कमेटी का इजलास होगा उसमें फैसला होगा। बेकाबू है हालात, इस पर कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं। ज़्यादातर हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको तो ख्याल है कि इट्स आउट ऑफ आवर हैंड्स नाउ। लेकिन इसके अलावा इस हफ्ते जो एक बयानबाजी और लफ्जी जंग हुई है चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के हवाले से, एक बयानिया भी जो है तब्दील हुआ है। आपको क्लिप सुनवाती हूँ, फिर अपने पैनल से सवाल। इफ्तिखार अहमद साहब, शहजाद अकबर साहब जो एसेट रिकवरी यूनिट के हेड भी हैं और इंटीरियर मिनिस्टर भी बाय डिफ़ॉल्ट कहा जाता है उनको, उनका जो बयानिया है 2 हफ्तों में कुछ बदला है। पहले जो थे एक जनरल बात कर रहे थे, उसमें जहांगीर तरीन तो उन्होंने बराह रास्त इतना ज़्यादा उन पर इल्ज़ाम तो नहीं लगाए, JWD कह रहे थे, लेकिन साथ साथ अब शाहिद खाकान अब्बासी पर तो बड़ी सख्ती आ रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है, इस पर तो सियासत हो रही है, इस पे जो जिसको कहते हैं नज़ला, किस पे ज़्यादा आपको लगता है गिर रहा है, जो एक बयानिया बन रहा है दोनों जमातों की तरफ से? इमरान खान के पास एक ही आदमी काम कर, उसका नाम है शहजाद अकबर, और ये जमाइमा खान ने इंट्रोड्यूस करवाया था इमरान खान से, और वाहिद आदमी है जो अभी तक इमरान खान को डिफेंड करने के लिए इतनी मेहनत करता है, इतनी अच्छी इंग्लिश इकट्ठी करता है, इतने सफ़हात पे एक रिपोर्ट तैयार करता है, और उस रिपोर्ट में वो लोग मुल्ज़म नहीं ठहराए जाते जिनके बारे में इंक्वायरी है, बल्कि मादी में 13,014 में, 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में क्या हुआ, उस पर ज़्यादा उसकी तवज्जो है। ये रिपोर्ट सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि साबित करने के लिए कि इमरान खान बराबरी का सलूक करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये दिखावा है, इसमें खुद इमरान इन्वॉल्व है, इसमें उसके चीफ मिनिस्टर पंजाब इन्वॉल्व है। खुद रिपोर्ट को अगर गौर से देखा जाए, जब तक इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और ना भी गिरफ्तार नहीं करती, इस रिपोर्ट का कोई फायदा नहीं। और मेरे पैसे मुझे वापस किए जाए। इस दौरान जितने महीने में चीनी खरीदता रहा, जैसे जैसे उसके पैसे बढ़ते रहे, मेरा मुतालबा का मतलब मेरे पैसे तो मुझे वापस करें। इरशाद भट्टी साहब, ये बयानिया ये शिफ्ट हुआ है। देखिए, पहली बात तो ये कि बड़ी अच्छी बात है इफ्तिखार साहब ने एक मुतालबा किया, इस मुतालबे को आम करना चाहिए। और 22 महीने इमरान खान को हो गए, तो ये 5 साल ऑडिट है, 10 मिलों का, अल्लाह करे बाकी 70 का भी हो, मेरी तो ख्वाहिश है बाकी 70 का भी होना चाहिए। ये माफिया है पूरा, एक कार्टल है, और लेकिन अब पिछले पैसे भी हमें वापस मिलने चाहिए, सारे पैसे। हाँ, 5 साल का ऑडिट हुआ है ना, और बाकियों का भी हो तो सारे पैसे मिलने चाहिए, 22 महीने के नहीं मिलने चाहिए। तो आपको लगता है कि रिपोर्ट का फायदा तभी होगा जब पैसे वापस मिलेंगे? नंबर 2, बिलाशुबा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उस्मान बुज़दार जस्टिफाई नहीं कर सके सब्सिडी देना, उनको अभी तक वो ओहदे पर क्यों कायम मौजूद है, और अगर JKT हट गया है या उसको एक अनऑफिशियल ओहदे से हटा गया है। खुसरो बख्तियार साहब की फैमिली, हमें पहले बताया जाता था नवाज शरीफ के बच्चों से कोई ताल्लुक़ नहीं,
उसके बाद शहबाज शरीफ का अपने बच्चों रैले खाने से कोई तल्लक नहीं। उसके बाद अब हमें अगली कहानी ये सुनाई जाती है कि रज़ाक दाऊद का अपनी फैमिली से कोई तल्लक नहीं, खुसरो बख्तियार का अपने भाइयों से कोई तल्लक नहीं। यानी चीज़ें, कहानियाँ वही बयान करते हैं। कहानियाँ ही बदल लो यार ज़ालिमों, कहानियाँ बदल लो ताकि कुछ अरसे के लिए हम बेवकूफ़ बन जाएं, लेकिन ये कहानियाँ वही है तो हम सुन चुके हैं। खैर, अच्छा, खुसरो बख्तियार साहब क्यों हैं? असद उमर साहब ची गवेरा जो है असम्बली में तकरीरें फरमाते थे, शुगर माफिया फलाना फलाना। क्या किया? 10 लाख की बजाय 11 लाख टन की दे दी शुगर की इजाज़त दे दी। 2 अरब रुपए नवाज दौर के रुकी हुई सब्सिडी की इजाज़त दे दी, और सब्सिडी का वाया भटिंडा कह दिया कि जाके ले लो, और वो भी ले लिया। और बुजदार साईं 4 दिसंबर को ईसीसी मीटिंग इजाज़त देती है, 6 दिसंबर को इजलास फरमाते हैं, उसमें 6 रुपये 35% फी किलो के हिसाब से वो इजाज़त दे देते हैं, जो बाद में 29 को 5 रुपये 35% फी किलो। अच्छा, उनसे पूछा उन्होंने, आखिरी जुमला उनसे पूछा कमीशन वालों ने कि आपको तो तहरीरी उस वक्त तक फैसला ही नहीं मिला था, इतनी जल्दी क्या थी? कहते हैं इजलास मैंने किया। कौन सा इजलास था? उन्होंने मिनट्स आगे रख दिए कि ये साहब आपने इजलास किया, तो कहते हैं अच्छा पता ही नहीं था। तो असद उस्मान बुज़दार, असद उमर साहब और खुसरो बख्तियार साहब, रज़ाक दाऊद साहब मुबैना तौर पर ये इस इन्वॉल्व हैं, इनको करना चाहिए। ईसीसी इन्वॉल्व है, कैबिनेट इन्वॉल्व है, बाकी इसके अलावा जो इमरान खान है, इमरान खान साहब कितने इन्वॉल्व हैं इसमें, वो भी कमीशन को इस पे पता करना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, दीगर जो पैनलिस्ट हैं उनसे भी राय लेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अब बात हो रही थी जो चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट थी और कहाँ कहाँ जिम्मेदारी उसको लगाया जा रहा है। अब मुराद सईद साहब मिसाल के तौर पर वो तो कहते हैं शायद खाकान अब्बासी साहब जो है वो सिर्फ LNG केस में ही नहीं फंसेंगे, लेकिन ये चीनी की चोरी है उस पर भी फंसेंगे। लेकिन जहांगीर तरीन जो सबसे ज़्यादा बड़े जो बेनिफिशरी जिनको कहा जाता है, रिपोर्ट पर वाज़ेह तौर पर भी है, वो भी किस तरह से दिफा करते रहे हैं? फिर इस पर सवाल सना बुच्चा साहिबा, जहांगीर तरीन साहब तो रिपोर्ट की तरदीद करते रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि तमाम मेरा जो कारोबार है वो बिल्कुल कानूनी है, कुछ लीगल काम नहीं किया। साथ साथ मज़ेदार कुछ इंकशाफात भी उन्होंने किया जो उनसे इंटरव्यूज़ किए थे। अब हुकूमती नुमाइंदे जहांगीर तरीन पे भी नहीं बात करे, जहांगीर तरीन साहब खुद भी अब खामोश हो गए हैं। खामोश ही रहना चाहिए। जहांगीर खान तरीन साहब को कम ही बोलना चाहिए, और वो जितना बोले हैं ठीक बोले हैं, और मेरे ख्याल से तो कुछ उनका नहीं बिगड़ने वाला, और ना ही वो इतनी आसानी से घर जाएंगे। दूसरी तरफ जो नुकसान हुआ है मुझे बाकी लोगों की, कोविड-19 से कितने लोग बेरोज़गार हुए हैं वो तो पता नहीं, लेकिन जहांगीर खान तरीन साहब और ये वीट और ये शुगर कमीशन की रिपोर्ट के बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है, वो ये कि 50-60 बच्चे जो ट्विटर पर गालियाँ देते थे उनकी तनख्वाहें ज़रूर रुक गई हैं, क्योंकि वो ATM में से आवाज़ आती है कि योर ATM इज़ नो लॉन्गर अलाउड। तो मुझे उनका बहुत ज़्यादा शिद्दत से अफसोस है। तो वो नुकसान ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ है, और आई थिंक आगे भी थोड़े से बच्चे कम हो जाएंगे। और क्योंकि आपने भी शायद नोट किया होगा कुछ गालियों की तादाद ज़रा कम सी नज़र आ रही है आजकल। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आप हाशिम पोपलज़ई साहब का नाम था जो सेक्रेटरी खुराक थे, तो उनको तो लगा दिया गया है MD पेपरा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई भी ख़ास नज़र आने वाली चीज़ है। ये आर्म ट्विस्टिंग चलती रहेगी, और जितना मर्जी मैं कहती हूँ शहजाद अकबर साहब को आप पूरा 24 घंटे की टेलीविज़न स्पेस दे दीजिए, उनको एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दीजिए, लेकिन उन 7 सवालों का ताक़ुब जो काजी फायज़ ईसा साहब ने उनके सामने रखे हैं वो उनका ताक़ुब करते रहेंगे। और एक मल्टी टाइकून, मल्टी मिलियनर, बिलियनर के साथ जो उनकी तस्वीर हैं गाड़ी के साथ खड़ी हुई लंदन में, वो भी उनका ताक़ुब करती रहेंगी। तो पहले तो शहजाद अकबर साहब को बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। बाकी आर्म ट्विस्टिंग तो हमने बहुत देखी है, नैब ने भी बहुत की है। हमें तो ये भी याद है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कैसे चंबा हाउस में रखा गया था और के सुलह कर लें मुशर्रफ से, फिर उनकी हुकूमत भी बनी, उनको प्राइम मिनिस्टर भी बनाया गया, और वही गवर्नर लगे जिनको कभी उन्होंने कैद में रखा था, उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोला। तो इस मुल्क में बहुत कुछ होता है, वक्त बदलते देर नहीं लगती। जब मकसद पूरा हो जाता है तो कौन सा केस कहाँ जाते हैं केसेस, ये केसेस कभी भी निकल आते हैं काम के वक्त, और जब काम ख़त्म होता है, काम तमाम होता है, तो ये केसेस भी तमाम हो जाते हैं। तो इससे कोई ख़ास उम्मीद ना लगाई जाए। और इफ्तिखार साहब, मैं आपके साथ बड़ी दिलजोई के साथ कहती हूँ, आपके पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे, तो आप मुशर्रफ पैसे वापस नहीं मिलेंगे। इरशाद भट्टी साहब तो कहते हैं कि अहम अगर नतीजा कोई निकलना चाहिए वो ये है कि 5 साल में जो भी सब्सिडी मिली है, जो भी फ़ायदा उठाया है, जो भी मुनाफा कमाया है और गैर कानूनी काम हुआ है, पैसा कम से कम वापस होना चाहिए।
देखिए, पैसा तो तब आएगा जब एक्चुअली चोरी किया गया हो, लेकिन अब एक जो क्योंकि क्लीन तरीन की बात तो क्योंकि वज़ीर आज़म खुद भी जो है और वैसे भी वो इंतहाई एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो उनकी वैसे भी बात सुननी चाहिए। एक जो बड़ा इंकशाफ उन्होंने किया जिससे बहुत एक बड़ा सवाल जो है उसका हमें जवाब मिल जाता है, वो ये कि उनको डिस्क्वालीफाई इसलिए नहीं किया कि उन्होंने कोई जुर्म किया था या कोई चोरी की थी या कुछ छुपाया था। उनको डिस्क्वालीफाई इसलिए किया क्योंकि उन्होंने किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया, आवाज उठाई। तो इससे साबित ये होता है कि जो इतनी देर से जो बेचारे नूनी और पटवारी इस मुल्क के रो रहे हैं 2016 के बाद से ही कि भाई ये नवाज शरीफ के साथ बुरा हो रहा है और ये गलत हो रहा है, तो ये तो फिर जहांगीर तारीन खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने ना कुछ चोरी किया, ना कोई गलत काम किया, सिर्फ ये कि कोई किसी चीज पे, अब वो नहीं पता हमें कि वो कौन सा इशू था या क्या चीज थी, लेकिन उन्होंने भी किसी को कुछ बुरा भला कह दिया होगा, किसी के खिलाफ कोई स्टैंड ले लिया होगा, उसकी बिना पे उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो अगर ऐसी बात है तो फिर ये मिर्जा अकबर बेग की जो फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन है ये तो समझ आती है। अब शाहिद खाकान अब्बासी जो है, जो एक ऐसा चलावा पीटीआई के लिए और अकाउंटेबिलिटी जो फंडोज हैं उनके लिए, ये एक ऐसा चलावा कारतूस है कि ये चला चला के इनकी खुद बेइज्जती होती है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग बाज नहीं आते कि शायद सबसे ज्यादा शरीफ आदमी पीएमएल नून में और सबसे खरा आदमी, असल लड़ाई शाहिद खाकान अब्बासी से इसलिए नहीं है कि वो करप्ट है या नहीं है, असल लड़ाई शाहिद खाकान अब्बासी की उन लोगों से है जो जिनको समझ नहीं आती कि ये कमर क्यों नहीं झुकाता, गर्दन क्यों नहीं झुकाता और ये सजदा क्यों नहीं करता उस सिमत में। तो यानी कि मुशर्रफ आपका यही कहना है कि जानबूझकर टारगेट किया जाता है शाहिद खाकान अब्बासी को? एब्सोल्युटली, ये तो बेचारे मतलब अभी जिस तरह सना ने कहा, आगे आप देखती जाइए बहुत सारी नई दोस्तियां होंगी, बहुत सारे और इंकशाफात जहांगीर तारीन से, फवाद चौधरी से, फिरदौस आशिक अवान से, ये आधी से ज्यादा कैबिनेट जो है ये अगली हुकूमत में बैठी होगी। तो जब ये लोग बात किया करेंगे तो वो भी देखने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुआ करेंगी। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज, सॉरी आई वांट टू ऐड के शाह महमूद कुरैशी साहब भी आज बात कर रहे थे ना, पिछली हुकूमतों ने नहीं किया, पिछली हुकूमतों ने नहीं किया। मुझे तो सिर्फ ये समझ में नहीं आती, पिछली हुकूमतों में ऐसी कौन सी हुकूमत थी जिसमें आप हिस्सा नहीं थे? तो आप एक्चुअली बात किसकी कर रहे होते हैं? और मेरा तो ख्याल है वो शहजाद अकबर साहब को डबल कैबिन दे दें, एक वीगो दे दें, वो जाके उठा ले सबको एक एक करके। ये तकल्लुफ़ ही क्यों अब हम पता नहीं कर रहे हैं केसेस बनाने की और निपटाने की। ठीक है। अच्छा, शहजाद अकबर साहब के हवाले से मैं कुछ सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने जिक्र भी किया था जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस है, कुछ सवालात उठाए थे। कुछ लोगों का कहना है कि ये सवालात जो एक्चुअल केस है उनके खिलाफ उससे हट कर है, लेकिन साथ साथ एक पिटिशन भी दायर हुई है। ये पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से ताल्लुक़ एक वकील है और 2 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मुख्तलिफ मुशीरान हैं उनके खिलाफ ये पिटिशन है, उसकी समाअत होगी 2 जून को। और गुलाम सरवर खान साहब जो वज़ीर हवाबाजी हैं, उन्होंने भी काफ़ी बार इस हवाले से मुशीरान और उनके असासे और उनकी पोजीशन के हवाले से सवालात उठाए हैं। इफ्तिखार साहब, शहजाद अकबर, दीगर जो मुशीरान हैं, क्या इनके असासों के हवाले से बात खुलेगी, मजीद आएगी? इरशाद भट्टी साहब, यही सवाल आपके लिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि 2-3 बातें मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने बड़ी दिलचस्प की। जहांगीर तरीन साहब का एक इंकशाफ, उन्होंने इस जो आप सुना रहे हैं उसमें कहा, मैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ना लेता तो मैं नाअहल ना होता, क्योंकि फिर मेरे खिलाफ वो रिट नंबर 1। इसका मतलब है बढ़ चढ़ कर नवाज शरीफ के साथ हिस्सा लेने पर उनको किया गया। नंबर 2, मुझे नाअहल इसलिए किया गया, उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ का फैसला बैलेंस करने के लिए, ये भी अलहमदुलिल्लाह कहा, लेकिन इस कौम को तर्जमा करवा कर उनका 90 पेज का सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला पढ़ाना चाहिए, जिसमें जहांगीर तरीन को कहा गया है कि आप बेईमान हैं, आप सादक और अमीन नहीं रहे। शाइनी वो कंपनी जो है, आपने 12 एकड़ जो वहाँ खराई, उसमें वो आपकी अपनी जायदाद थी, आपने कोई ट्रस्ट नहीं बनाया था। एक एक चीज़, नंबर 1 वो, नंबर 2 इनसाइड ट्रेडिंग पे बावर्ची और ड्राइवर के नाम पर ये जुर्माना दे चुके हैं 7 करोड़ रुपया उसको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को, जो और साथ लिख के दे चुके हैं कि ये आइंदा मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा। कर्जे वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया, ये पुरानी है। इसके अलावा ये 34 ये चीनी वाली, 21 बंदों के पड़े हुए थे 6 अरब से ज़्यादा, 347 सफ़ात की ये जो चीनी रिपोर्ट है, ये बताती है कि 6 अरब से ज़्यादा पड़े हुए थे पैसे
इनके मिलों में, जहांगीर तरीन साहब की मिलों के खाते में, जो 3 मिलें इसमें आई हैं। तो पूछा गया ये 6 अरब किस लिए हैं? कहा कि ये एडवांस है कुछ लोगों की, सुन लोगों का जिन्होंने चीनी खरीदनी है। शुगर कमीशन ने उन सारे लोगों के नंबर लिए, उनसे बात की, उन्होंने कहा हमें तो पता ही कोई नहीं, ना हमारा पैसा है ना हमारा एडवांस है। ये इसमें लिखा हुआ है। ये वो हमारे गंड कप और बनारसी ठग हैं जिनकी गवाहियां हम सरों पे आप एक तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, क्या इमरान खान साहब ने वो फैसला नहीं पड़ा था जिसकी वजह से मैं इमरान खान साहब की देखें ना, इमरान खान साहब जाने या उनका जाने, कल उन्होंने रखा था अपने मकसद के लिए, आज निकाला आपने। मुझे इमरान खान साहब से कोई मतलब, मेरा है 90 मेरी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहा है, 2 बंदों नायल होने के, जहांगीर तरीन साहब के बारे में क्या सुप्रीम कोर्ट कहती है, ये 347 सफाती रिपोर्ट क्या कहती है, इसमें बाकी सुने, इसमें अजीबोगरीब चीजें हैं। साईं मुराद अली शाह वफाक से शाहिद खान अब्बासी बायसियत वजीर आजम 10 रुपए 70 पैसे फी किलो दे देते हैं सब्सिडी 20 अरब की। उसके बाद मुराद अली शाह मुबैना तौर पर क्या करते हैं, सिंध में अपने बाई ओन 9 रुपए 35 पैसे फी किलो सब्सिडी अपनी सिंध मिलों को दे देते हैं, स्टेट बैंक से नहीं, सिंध बैंक से। उससे पहले आपने सुना था गन्ने की सब्सिडी खा गए, ट्रैक्टर की सब्सिडी खा गए, सिक यूनिट की सब्सिडी खा गए। उसके बाद जहांगीर तरीन साहब का जो ये 6 महीनों में 5 महीनों में 6 मिलों ने 21 अरब का बेनामी किया, और लोडर के नाम पे मुबैना तौर पर आपने कारोबार किए, ठीक है, और ट्रक ड्राइवरों के नाम पे, सिक्योरिटी गार्डों के नाम पे, नायब कासदों के नाम पे, और आपने किया। और आपने किसने छोड़ा इस मुल्क को? जराइम जो है वो इस रिपोर्ट में तो मौजूद है, 347 रिपोर्ट पढ़ लें, ठंड पड़ जाएगी। आज इस कौम के साथ ये जुल्म करेंगे अगर हम एक धड़ा है, वो क्या कह रहा है, वो एक धड़ा है वो ओमनी शरीफों और जहांगीर तरीन के अलावा आगे कहीं जा ही नहीं रहा। वो असद उमर साहब, उस्मान बुजदार साहब, रजाक दाऊद साहब, इनको छोड़ रहा है। एक धड़ा है जो इन पे ही पड़ा हुआ है, इधर को ये जो है ना, आपका यही कहना है कि इन सारों का इन जालिमों ने जो इस मुल्क के साथ किया हुआ है, इस मुल्क के साथ 6 अरब किलो चीनी सालाना खपत है। 1 रुपया अगर कीमत बढ़े तो 6 अरब का तो फायदा, तो इन्होंने कितनी बढ़ाई? 35 रुपए। ठीक है इफ्तिखार साहब, मेरा ख्याल है कि जो कुछ शहजाद अकबर साहब कह रहे थे और जो कुछ शहाद भट्टी साहब कह रहे थे, एक ही बात दोनों कह रहे हैं। शहजाद अकबर ने भी पहले इल्जाम दिया, इसका मतलब है शहजाद अकबर साहब तो फिर सच बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में जजमेंट नहीं दूंगा। तो और मेहरबानी करते दोनों को अलग-अलग कर देते अगर आपको नहीं पता तो। मैंने तो दोनों की, शहजाद अकबर साहब ने असद उमर की बात नहीं की, शहजाद अकबर साहब ने उस्मान बुजदार की बात नहीं की, शहजाद अकबर साहब ने रजाक दाऊद की बात नहीं की, शहजाद अकबर साहब ने खुसरो बख्तियार की बात नहीं की, मैंने की है। मैंने कहा है कि इनको अकाउंटेबल करें, शहजाद अकबर साहब ने नहीं की। ये बुक्स में ना बोला करें आप सीधी नाम लेना कोई ज़रूरी होता है? ठीक है इफ्तिखार साहब, जो बात शहजाद अकबर साहब ने कही वही अपना शहाद भट्टी साहब ने फरमाया। शहजाद अकबर साहब ने रिपोर्ट में तो ये कहा कि चीफ मिनिस्टर से जब पूछा गया तो वो कहने लगे मुझे मीटिंग का पता नहीं। शहजाद अकबर ने वो तमाम बातें कही जो मेरे दोस्त है शहाद भट्टी ने कही, और वही दूसरी बात भी शहजाद अकबर ने कही जो मेरा दोस्त कह रहा है। सवाल ये है कि हम कब तक माजी में रहेंगे और कब तक आज के मुजरमों को इसलिए माफ़ करते रहेंगे कि माजी में जुर्म होता रहा। मुझे ये फ़लसफ़ा कभी भी समझ नहीं आया कि अगर मेरे घर के साथ कोई माफ़ कीजिएगा, मैं कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं, मैं अच्छा लफ्ज़ ढूंढता हूँ, मेरे घर के साथ कोई ऐसा ख़राबी हो रही हो तो मैं अपने घर में भी शुरू करा दूँ और उसको जवाज़ ये दूँ कि मेरे घर के साथ ख़राबी हो रही थी तो मैं भी कर रहा हूँ। ये कोई जवाज़ नहीं है। और जिस हुकूमत की को डिफेंड करने के लिए मेरे दोस्त बैठे होते हैं टेलीविज़न के ऊपर, और जिसका सरबराह इमरान खान है, इमरान खान ने तो मुझे बिल्कुल एक साफ, वादे और शफाफ हुकूमत देने का वादा किया था और उसने कहा था कि मैं सब लोगों को सजा दूंगा। अब एक इतनी बड़ी रिपोर्ट जिसके बारे में शहाद भट्टी मुझे कह रहे हैं कि इतने सफात में मुश्तमिल है, जिसमें सब मुलव्वस है, और शहाद भट्टी साहब भी कह रहे हैं कि उसमें असद उमर भी मुलव्वस है, उस्मान बुज़दार भी मुलव्वस है, रज़ाक दाऊद भी मुलव्वस है। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि शहाद भट्टी साहब ने खुल के कहा कि ये लोग मुलव्वस हैं। जब फिर शहाद भट्टी ऐसा एक सीनियर जो आदमी टीवी पे बैठ के कहता है कि वो मुलव्वस है, तो फिर किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है? मतलब कि क्या वो प्रेशर ग्रुप्स हैं जो उन पर हाथ नहीं डालने दे रहे? भाई नवाज शरीफ के बारे में तो कह सकते हो ना कि तुम प्रेशर ग्रुप थे, नवाज शरीफ के बारे में कह सकते हो वो चोर थे, उचक्के थे, बदमाश थे, मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, चलो जी ठीक है, भुगत रहे हैं वो
वो ओमनी ग्रुप वाले भुगत रहे हैं, आसफ भुगत रहा है। तो ये जो लोग हैं जिनके बारे में आप भी इफ्तिखार साहब, अभी हाल ही में एक तस्वीर आई है जिसमें वो बाहर बैठे हुए एस्प्रेसो पी रहे हैं नवाज शरीफ साहब, और काफ़ी आग लगी हुई थी, और सबका यही कहना है कि ऐसा नहीं लगा कि भुगत रहे हैं, वो आज़ाद फिर रहे हैं। नहीं, भुगतने से क्या मुराद है? वो जेल में आ जाए तो आ जाएंगे वो जेल में, जब उन्होंने आना होगा। देखिए अपना अंबर, बात ये नहीं है, बात ये अंबर सिंपल बात जरा एक, प्लीज लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट ऑफ व्यू। माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस कि अगर कोई चोर है उसको सजा दो। जो माजी के चोर है, कौन कहता उनको छोड़ो? किसने कहा छोड़ो? मैंने उनको बाहर भेजा, मेरे कहने पे आपने उनको बाहर भेजा, मैंने उनकी जमानत दी है। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं हम लोग? क्यों बाहर भेजा है? हमसे पूछ के भेजा, आवाम से पूछ के भेजा, किसी पार्लियामेंट से पूछ के भेजा? ठीक है, ऐसा ना, हमसे तो नहीं पूछा, अदालत ने इजाजत दी और काबीना ने इजाजत दी। मैं अब आगे बढ़ती हूँ, मियां नवाज शरीफ की बात हो रही है, तो अभी जो एटमी बम धमाकों की जो हमारी एनिवर्सरी होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा तनाज़ा भी खड़ा हुआ। नून लीग ने एक तकरीब मुनक़िद की, उसके अलावा शेख रशीद साहब का कहना था नवाज शरीफ साहब और बाकी काबीना की राय थी कि धमाके नहीं करने चाहिए। मुशर्रफ, ये पुरानी बात है, ये नया तनाज़ा कहाँ से? क्रेडिट सब लेना चाह रहे हैं? नहीं, देखें, मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर बात है केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, तो नहीं है अवाम की खिदमत में, तो ज़ाहिर बात है कि ये इसी तरह समझा जा सकता है इस बात को। लेकिन मैं अगर आपसे एक शिकायत कर सकूं अंबर, मैं समझता हूँ इवन इस जैसी इंतहाई झूठी खबर को दोहराना भी मैं समझता हूँ इखलाकी तौर पे हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हिस्ट्री इज एक्सट्रीमली क्लियर कि 1998 में जिस तरह से दोहराने की बात नहीं मुशर्रफ, आई थिंक क्योंकि बात हो रही है, दावे हो रहे हैं, उसका फैक्ट चेक होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। नहीं, कुछ देखें, दावे देखें, जिम्मेदार लोग दावे करें वो अलग बात है। कितनी दफा एक ही शख्सियत के झूठे दावों को जो है दोहरा के और ये कि जी हम तस्दीक कर रहे थे, हम कब तक ये करते रहेंगे? ये जो इनका अपना क्लिप है जिसमें ये फरमा रहे हैं कि ये मुल्क से निकल के चले गए थे और इसके खिलाफ थे। अच्छा, जो प्रो आर्मी हमारे यहाँ, प्रो एस्टैब्लिशमेंट, मैं अपने आप को भी उसी कैंप में जो है आपको पता है रखता हूँ, वहां से जो एनालिसिस हुआ, जो हिस्ट्री जो रिकाउंट होती है, उसमें बड़ा वाज़े तौर पे जनरल आसिफ नवाज जनरल जहांगीर करामत वाज एक्सट्रीमली क्लियर कि अगर आप ये करेंगे तो उससे जो सैंक्शंस आएंगी उससे खाना खराब हो जाएगा पाकिस्तान का। और दूसरी साइड पे इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, दीगर और एयर चीफ मार्शल नवाज शरीफ और दीगर और मेंबरान PML नून के, वो इसके हक में थे कि ये करना जरूरी है, क्योंकि सियासी तौर पे ये बिल्कुल और एक अवामी दबाव भी था, एहतजाज भी हो रहे थे। एग्जैक्टली। अच्छा, उसके अलावा एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी जो है वो पेश इसलिए आई कि अगर जारहाना किस्म के बयानात लाल कृष्ण अडवाणी की तरफ से और अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से ना आ रहे होते उस वक्त, तो शायद उस तरह का प्रेशर ना बिल्ड होता। तो ये पस मंजर जो है, इस शो पे जितने भी लोग हैं वो सब जिंदा थे, सब जो है इस काबिल थे कि उनको याद है कि एग्जैक्टली उस वक्त क्या हो रहा था। तो मैं समझता हूँ इस तरह की डिस्ट्रैक्शन जो है ये जानबूझ के डिस्ट्रैक्शन है, बहस नहीं होनी चाहिए। मेरे पास बहुत कम वक्त है। सना साहिबा और इरशाद साहब, आपकी राय इस पे। सना साहिबा, देखिए, बहुत सीधी बात है कि ये 73 या 76 गालिबन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपके आज खुद शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी हमारी याद दहानी कराई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुल्तान में अनाउंस किया था ये भुट्टो साहब ने न्यूक्स के बारे में, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद आपको पता है जनरल ज़िया आए, लेकिन जनरल ज़िया ने इसको एज अ बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल किया, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब वेंट अहेड और उन्होंने ये टेस्ट किए। और आज फिर उठते हुए शाह महमूद कुरैशी साहब ने दोबारा कहा कि देखें, हमारे साइंटिस्ट क्रेडिट बनता है, अब्दुल कदीर खान पे क्रेडिट जाता है इस बात का, और सबसे ज़्यादा हमारी पाकिस्तान अफवाज जिन्होंने इसको संभाला और जिन्होंने इसको संभाला दिया और उसको सपोर्ट किया, उन पे जाता है। लेकिन ये हिस्ट्री बड़ी क्लियर है इसमें, और आई डोंट थिंक इसको कोई भी रेपिटेशन की जरूरत है। मेरा ख्याल है हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि इरशाद साहब एक जुमला। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी, साहिबा, मुशर्रफ ज़ैदी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ है। ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पे। अब होगी जुमे को मुलाकात। खुदा हाफ़िज़।